Hello students, I am your Uma ma'am. Welcome to the class of BST. Today we will know the principles of scientific management. Taylor was known as the father of scientific management. He has given 5 principles for the scientific management, which are as follows. The first one is science not rule of thumb. Earlier, the management was run through the rule of thumb, as earlier they have to do this was done in this way, so we have to do it in this way. वो पहले ऐसे होता था तो हमें उसी तरह से करना है करके पहले मैनेजमेंट के काम हुआ करते थे। लेकिन सर ट्रेलर ने बताया कि हमें वैज्ञानिक तरीके से जो मैनेजमेंट है उस तरीके से काम करना है, जिसमें जिसके उसने 5 प्रिंसिपल्स बताए हैं। जिसमें से पहला प्रिंसिपल्स है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब यहाँ हम विज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, ना कि अंधविश्वास का या सिर्फ विश्वास का। कि एक हमारे पहले ऐसा होता था, सीनियर मैनेजर्स ऐसे करते थे तो हमें भी इसी तरह से करना है, ये नियम नहीं होना चाहिए करके टेलर ने कहा। टेलर के अनुसार क्या था? अकॉर्डिंग टू टेलर, ऑल द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन scientific inquiry and not on hit and miss method, which mostly happens in rule of thumb method, which does not involve thinking before doing. In scientific method, the cause and effect, the measures of effects and the output is kept in the mind before any work is performed. इनका कहना क्या था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में जब हम कोई काम को करते हैं तो उसमें कितना वक्त लगेगा, उस काम को कैसे करेंगे, उस काम के करने के बाद हमारे उसमें से हमारा कितना रिजल्ट निकलेगा, इन सब को पहले से ही अंदाज़ा लगा करके फिर हम काम करना शुरू करते थे। ना कि करते जाओ हो जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि पहले वाले ने किया था तो उसको 10 घंटे एक काम को करने में 10 घंटे लगे, जिससे उसने 100 यूनिट प्रोडक्शन किया था। तो अभी भी आप वैसे ही करोगे तो हो जाएगा। इनका कहना था कि इस तरह से नहीं करना है, आप पहले पूरा करके उसको प्रैक्टिकली करके देखिए, 2 बार 3 बार उसको इस प्रैक्टिकली कीजिए, एक एक्सपेरिमेंट। उसके बाद में आपको पता चलेगा इन सब बातों को कि कितना उसमें कितना एफर्ट लगाना है, हमारा आउटपुट कितना निकलेगा एंड उसमें किस तरह की मुश्किलें आ सकती है। इन सब का अंदाज़ा हमें पहले से ही लगा करके ही फिर उस काम को करना चाहिए। ये साइंस में होता है। तो इसी तरह से इनका कहना था कि हमें साइंस के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट इनका था कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। According to this principle, there should be proper understanding between the management and the workers on give and take policy. It means that management should share in the profit productivity and workers should work in discipline. दूसरा पॉइंट था इनका हार्मनी एंड नॉट डिस्कार्ड। मतलब इनका कहना था कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में सही तालमेल होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने चाहिए। वर्कर्स को पता होना चाहिए कि ये अच्छे से काम करेंगे तो इनका पेमेंट अच्छे से होगा। मैनेजमेंट को मालूम होना चाहिए कि जब ये अच्छे से काम कर रहे हैं तो हमें इनका हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो इनको भी इसमें फ़ायदा हमें देना चाहिए। और इसी तरह से वर्कर्स को ये मालूम होना चाहिए कि हमें काम अच्छे करने पर हमें अवार्ड्स भी मिलेंगे, रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। इसीलिए उनको डिसिप्लिन में रहते हुए अपना काम पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहिए। इनका कहना था कि इन दोनों में, वर्कर्स में और मैनेजमेंट में अच्छी खासी तालमेल होनी चाहिए। ये इनका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इनका कहना था कि सबको एक साथ मिलजुल करके काम करना चाहिए ताकि काम बहुत अच्छे से हो सके, ना कि अकेले अकेले काम करने की सोच होनी चाहिए। इनका कहना था सोच हमारी ऐसी होनी चाहिए कि सब मिल करके काम करेंगे, अकेले अकेले काम करेंगे ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट, यहाँ हमें बताया जा रहा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब है this principle suggests that there should be understanding and cooperation between managers and workers for smooth running of the industries. According to Taylor, standards should be set in such a way that the person supposed to perform should be involved in that process.
इनका कहना था कि जो भी वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में सही तालमेल होना चाहिए, ये एक दूसरे को समझ के काम करे ताकि कारखाना जो है, जो इंडस्ट्री से बहुत अच्छे से चल सके। इनका कहना था कि इंसान को, जो भी इंसान काम कर रहा है, उसको इस तरह से काम दिया जाए और उसके साथ में इस तरह से बर्ताव किया जाए कि वो अपने काम को दिल से लगा करके दिल से काम करे और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करे, ना कि वो ऊपरी ऊपरी तरीके से काम को करता रहे। इनका अगला प्रिंसिपल क्या था? इनका अगला प्रिंसिपल था डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। This principle says that the management aims should be development of workers to their greatest efficiency and prosperity, which should start from the selection process itself. They should follow scientific selection system and give scientific training to get maximum potential from the workers. इनका कहना था कि आप जब किसी कारखाने में किसी वर्कर को रखते हैं तो उनकी जितनी काबिलियत है, उनकी काबिलियत का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। उनको जितना ट्रेनिंग देना है, अगर उनकी काबिलियत को बढ़ाने के लिए हमें अधिक ट्रेनिंग देने हैं तो हम अलग अलग तरीके से उनकी ट्रेनिंग दें। जिनको इसके बारे में, जो जिस काम के लिए काबिल है, उनको उसी काम के लिए उनका चुनाव करना चाहिए। एंड उनका कहना था कि ये जो काबिलियत को तराशने का जो काम है, ये वर्कर्स को चुनते वक्त ही ये काम शुरू हो जाना चाहिए कि किस वर्कर को हम चुनेंगे तो उसको कितने कम वक्त में उसको हम अच्छा ट्रेनिंग दे करके बहुत आगे बढ़ा सकते हैं एंड उससे हम बहुत अच्छे से काम करवा सकते हैं एंड उसको खुद को भी खुश करते हुए, मतलब वो अपने कारखाने की तरक्की के साथ साथ हम अपने उस वर्कर की भी तरक्की कर सके। इस तरह से साइंटिफिक ट्रेनिंग देते हुए उनसे हम अपने वर्कर्स को इस तरह से ले कि उनको साइंटिफिक ट्रेनिंग देने के बाद उनसे हम मैक्सिमम काम उनको सिखा सके और उनसे काम ले सके, जिससे वो भी खुश रहे और कारखाने का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से होता रहे। अगला पॉइंट इनका था सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वर्क। इनका कहना था जो प्लानिंग करने वाले हैं एंड जो काम करने वाले, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। एक ही जगह में दोनों को एक साथ नहीं किया जा सकता है। इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या है? In this principle, Taylor said that planning function should be separate from operating functions. According to this principle, all the workers should be developed to the fullest extent in their own interest for company's prosperity. इनका कहना था जो नियम बनाते हैं या प्लानिंग करते हैं वो अलग होने चाहिए एंड जो कारखाने में काम करते हैं ये अलग होने चाहिए। इनका कहना था कि जो कारखाने में काम करने वाले हैं उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए, जिसमें उनका शौक़ है, जिस काम को वो वर्कर्स करना चाहते हैं उसी काम में उनका ट्रेनिंग भी होना चाहिए ताकि उनकी तरक्की भी होनी चाहिए, जिससे कि कंपनी की तरक्की भी अच्छे से हो सके। ये सबको एक साथ मिला जुला करके एक ही इंसान से हर तरह का काम लेने में विश्वास नहीं रखते थे। इनका कहना था कि जिसमें जो काबिलियत है उससे वही काम लेना चाहिए एंड उसकी ट्रेनिंग भी उसी में देनी चाहिए। टेलर स्ट्रांगली बिलीव दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग साइंटिफिक मेथड्स। इनका कहना था कि कुछ नियमों को देखते हुए अगर हम उनका पालन करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होगी एंड हमारे वर्कर्स भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। अच्छा, ये मेथड्स क्या थे हम अब आगे देखते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय टेलर। ये टेलर के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला टेक्निक क्या है? फंक्शनल फॉर्मेशन। फंक्शनल फॉर्मेशन क्या है? दिस इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स supervision of workers by several specialist foremen, as it is not possible that all the qualities required for a foreman should be there in one person. So for a smooth functioning there would be 8 specialists to guide and control the flow of work. These 8 specialists are instructions, card clerk, route clerk, time and cost clerk, disciplinary, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर्स। इनका कहना था कि एक ही
मैनेजर में सारी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती है सारे वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए। इनका कहना था हमें अलग अलग मैनेजर्स रखने चाहिए, अलग अलग फोरमैन होने चाहिए, एंड जो वर्कर होगा इन सबके निगरानी में काम करेगा। जैसे और इसमें इनका कहना था कि हम एक इंसान को कारखाने में काम करने वाले जो फोरमैन होते हैं वो 8 तरह के लोग होने चाहिए। एक जैसा पहला होगा कार्ड क्लर्क, जो टाइम से आने जाने के लिए देखता रहेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा वो सबको कि किसको कौन सा काम करना है। दूसरा है रूट क्लर्क, वो बताएगा कि आपको कैसे काम करना है। तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये देखेगा कि कम से कम वक्त में और कम से कम टाइम के साथ कोई काम कैसे करवाया जा सकता है। इसके बाद होगा डिसिप्लिनरी क्लर्क। डिसिप्लिनरी क्लर्क का काम होगा कि सारे वर्कर्स टाइम से आ रहे हैं। डिसिप्लिनरी फोरमैन का काम होगा कि सारे वर्कर्स टाइम से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इनकी निगरानी करना। चौथा है गैंग बॉस और स्पीड बॉस। एक होगा फिर रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या है कि वो ये उन्हीं वर्कर्स को जहाँ पे रिपेयर हो रहे हैं उन्हीं वर्कर्स को भेजा जाएगा जो रिपेयर करने में माहिर है, ना कि कोई काम कर रहा है तो उसको बोला जाएगा कि आप वहाँ रिपेयर करो। और एक होगा जो इन सबके ऊपर नज़र रख के इन सबसे सही तरीके से काम करवाएगा। इनका सेकेंड सिस्टम क्या था, सेकेंड टेक्निक क्या था? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज फोकसेस ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स इन एवरी स्टेप ऑफ business operation so that standard output is possible. Its main objectives are as follows. Standardization of work scientific management. यहाँ पे क्या है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी एक क्वालिटी होती है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उसे हमेशा मेंटेन रखना होता है। उसको देखना है कि जिस तरह से बड़े बड़े ब्रांड्स के हम लोग फैब्रिक्स को, सामान को देखते हुए जान जाते हैं ना ये इस ब्रांड का है, तो वो इसलिए जान पाते हैं कि वो हमेशा अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप, साइज एंड कैरेक्टर। किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक मार्जिन बनाया जाता है कि यहाँ तक तो इसका इतना अच्छा होना चाहिए, ये इस तरह का होना चाहिए, इसमें ये कैरेक्टर होने चाहिए, वो पहले से तय किया जाता है। दूसरा क्या है? टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड आउटपुट अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस। और दूसरा है कि जितने भी वर्कर्स हैं वो एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने लायक होने चाहिए। उनको अगर दूसरे डिपार्टमेंट में भी कुछ काम आता है तो वहाँ पे भी ये कर सके, इस तरह के वर्कर्स की क्वालिटी होनी चाहिए। तीसरा है टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। आपने प्रोडक्ट को जितने अच्छे से बनाने का, बाजार में लाने का वादा किया है, आपका प्रोडक्ट उसी के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद में टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन एंड मशीन। इसके बाद में जो काम करने वाले हैं ये भी उतने ही अच्छे तरीके से काम करने वाले होने चाहिए, पूरी तरह से ट्रेनिंग लिए हुए, और जो मशीनरी है वो भी एकदम तकनीकी काम जो है बहुत सही तरीके से होना चाहिए, एकदम अपडेटेड वाले। इसके बाद में क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। हमारा तीसरा पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। हियर द जॉब इज मेड ईजी बाय एलिमिनेटिंग अनवांटेड एक्टिविटीज इन रिलेशन टू प्रोडक्शन। हम काम करते वक्त उन जिनकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है उन सबको किनारे करते हुए आवश्यक कामों पर ही पहले ध्यान देंगे। जो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? दैट अफेक्ट्स द इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ मशीन्स को हम कम वक्त के लिए जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करेंगे, तो उससे हमारे मशीन अच्छे चलेंगे। उसके बाद में ब्रिंगिंग डाउन द लेबर कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर एक इंसान को हम बहुत अच्छे तरीके से काम सिखा देंगे तो हमें 3-4 लेबर की ज़रूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ लेबर, अगर कम टाइम में अगर ज़्यादा काम कर पाएगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ लेबर घट जाएगा। इसके बाद में अफेक्टिंग इकोनॉमी इन द स्टाफ। इससे क्या होगा कि अगर हमारा स्टाफ को हम अच्छी सैलरीज कर पाएंगे, कम स्टाफ होगा, हम सैलरी अच्छी कर पा रहे हैं और हमारा काम पूरी तरह से हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए या इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। साइंटिफिक मैनेजमेंट्स एम इज़ टू गेट मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम एफर्ट्स, for which deep analysis is required. In this process, Taylor divided work study into 4 parts. साइंटिफिक स्टडी का सबसे पहला मुद्दा क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य होता है कि कम मेहनत से, कम वस्तुओं से अधिक प्रोडक्शन का काम हो सके एंड अच्छे से हो सके। इसके लिए इसने 4 भागों में
बांटा हुआ है। टेलर ने इस चीज़ को 4 भागों में बांटा है। पहला है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी